हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नो लिमिट्स पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन होता क्या है, यह कार्य कैसे करता है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो पहली बात तो ये दोस्त कि हम लोग ये जानते हैं कि किडनी जो होती है हमारी प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो टॉक्सिन रिमूव करके ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है। यूजुअली किडनी टॉक्सिन ही रिमूव करती है। टॉक्सिन कहने का मतलब है दोस्त, जैसे कुछ आयंस, यूरिया, मतलब जो नाइट्रोजन बेस्ड हो, हमारे ब्लड में बेस्ट कलेक्ट होते रहता है। बेस्ट मतलब दोस्त अपशिष्ट पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई यूज ना हो, इसलिए किडनी को लगातार ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है, मतलब शुद्ध करना पड़ता है। इसके लिए पूरा ब्लड किडनी में हर रोज 60 टाइम्स पास करता है। पर किडनी ब्लड को फिल्टर कैसे करती है? इतना रक्त एक दिन में आता है 60 टाइम्स पूरा ब्लड, तो किडनी इस रक्त को फिल्टर कैसे करती है? किडनी के अंदर फिल्टर ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो ब्लड को इतने अच्छे से प्यूरिफाई करता है। दोस्तों हाँ, किडनी में बहुत से मिस्टीरियस फिल्टर होते हैं, जो ब्लड को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने में अर्थात प्यूरिफाई करने में एक्सपर्ट है। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? तो वो दोस्तों हमारा ये नेफ्रॉन ही है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है ना दोस्तों? यही है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्या आप जानते हैं दोस्त, एक किडनी में कितने सारे नेफ्रॉन होते हैं? आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 1 मिलियन। लगभग कितना? 1 मिलियन। एक किडनी की हम बात कर रहे हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 2 मिलियन से ऊपर हो जाते हैं। 1 मिलियन, ठीक है दोस्तों। अगर यही 1 मिलियन नेफ्रॉन को दोनों किडनी से निकालकर, यानी 2 मिलियन से ऊपर नेफ्रॉन को बारी बारी से खोल कर अच्छे से लगा दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो ये जो हमारा होता है 16 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकता है। यही कारण है दोस्त कि यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूप से हमारे किडनी में अरेंज होता है, ताकि यह एक किडनी में रह सके। तो आइए हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है? तो देखिएगा, इसमें ऊपर प्याली जैसी एक रचना है। जो प्याली जैसी रचना है वो हमारा बोमेन कैप्सूल कहलाती है। ये वाली जो रचना है ये हमारी बोमेन कैप्सूल कहलाती है। और यह आगे जाकर, मतलब ब्रिक नालिका या रीनल ट्यूब आगे जाकर कुंडली जैसी रचना में बदल जाती है। और ये जो पास में जो कुंडली जैसी रचना है इसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो इसका नाम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों बोले? दोस्तों प्रॉक्सिमल मतलब पास में, कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्वाइल। तो जो बोमेन कैप्सूल के समीप हो वही हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अर्थात इसे हम PCT भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये जो हमारा दूर में कुंडली जैसा रचना है, जो क्वाइल जैसी रचना है, वो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। डिस्टल इसलिए दोस्त क्योंकि यह बोमेन कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसका नाम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। और ये दोनों कुंडली जैसी रचना जो होती है, इनके बीच में
एक यू आकार का आप शेप देख रहे होंगे जो निर्माण करती है हेनली लूप का। किसका? हेनली लूप का। तो इसका नाम हेनली लूप इसलिए पड़ा दोस्त क्योंकि नेफ्रॉन की खोज फ्रेडरिक हेनरी ने की थी। किसने की थी? ये साइंटिस्ट हैं सर्वप्रथम, इन्होंने ही हेनली लूप का खोज किया, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया। ये जो हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, अर्थात हमारी जो ब्रिक नालिका है, इसी को हम लोग अधिरोही चाप भी बोलते हैं। यह हमारा कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। कहाँ खुलती है? ये जो आप डंडे जैसा देख रहे हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। और ऐसी बहुत सारी ब्रिक नालिका अर्थात रीनल ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। और कलेक्टिंग डक्ट में जब इतनी सारी नालिका खुलती है तो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट का निर्माण करती है। किसका? कॉमन, क्योंकि इसमें बहुत सारी नालिकाएं खुल रही हैं, तो ये हमारी कॉमन कलेक्टिंग डक्ट का निर्माण करती है, जो मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स में खुलता है। ये जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है मूत्रवाहिनी, उसी को हम लोग यूरेटर्स बोलते हैं, इसी में ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट खुलता है। अब इसमें 2 पॉइंट और बच रहा है दोस्तों। एक है हमारा एफरेंट आर्टरियोल, जिसे हम लोग अभिवाही धमनिका भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा इफरेंट आर्टरियोल, जिसे हम लोग अपवाही धमनिका भी बोलते हैं। तो अभिवाही और अपवाही क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभिवाही धमनिका या एफरेंट आर्टरियोल होता है दोस्तों, ये जो होता है ना, अपवाही धमनिका या इफरेंट आर्टरियोल से व्यास से ज़्यादा बड़ा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एफरेंट आर्टरियोल अपवाही धमनिका से बड़ी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दोस्तों, एफरेंट आर्टरियोल रक्त को इसमें लाने का कार्य करती है और इफरेंट आर्टरियोल रक्त को ले जाने का काम करती है। यही इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर हमें यकीन है कि अब यह बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जिन किसी ने भी हमारी किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी की नहीं देखी है, तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तो ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। तो आइए इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट छूट गया इसमें दोस्त, वो है हमारा ग्लोमेरुलस। ये केशिका गुच्छ, ये रक्त कोशिका होती है, ये छन्ने जैसा काम करती है। जिस तरह से हम लोग चाय बनाते हैं और चाय छन्नी का यूज करते हैं, उसी तरह से ये छन्ने का काम करती है। यही हमारा ग्लोमेरुलस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के जो कॉमन भाग होता है वो हमारा मैगपिलियन कैप्सूल कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन होगा, मैगपिलियन कैप्सूल कहलाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,000 वृक्क नालिकाओं से बना होता है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। नेफ्रॉन वृक्क की वर्किंग यूनिट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि आएगा वृक्क का फंक्शनल एंड वर्किंग यूनिट कौन है। फंक्शनल यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, फंक्शनल एंड वर्किंग यूनिट कौन है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यूजुअली 3 भागों में बटा रहता है। पहला भाग होता है जो प्याली नुमा रचना होता है, जैसा कि हम आपको बताएं, ये प्याली जैसी रचना जो होती है ये हमारा बोमेन कैप्सूल या बोमेन सैम्पुट कहलाती है। बोमेन कैप्सूल या बोमेन सैम्पुट कहलाती है। इसके अलावे नेफ्रॉन नालिका एवं हेनली लूप कहलाता है। बोमेन कैप्सूल में रक्त नालियां आकर गुच्छा बनाती है, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। देखिए, इसमें आकर गुच्छा बनाती है रक्त कोशिका, इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस या हमें केशिका गुच्छ भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रक्त नालियां 2 प्रकार की होती हैं। रक्त नालियां या इसको हम नालिका भी बोल सकते हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन किन सी? तो पहला है एफरेंट आर्टरियोल, जिसे हम लोग अभिवाही धमनिका भी बोलते हैं। यह रक्त को बोमेन कैप्सूल में लाती है, ठीक है, और इसका व्यास ज्यादा होता है। किससे?
तो इफरेंट आर्टरियोल से, जिसे हम लोग अपवाही धमनिका भी बोलते हैं। अपवाही धमनिका, देखिए यहाँ पे है इफरेंट आर्टरियोल, यह रक्त को ग्लोमेरुल से ले जाती है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है। अब है दोस्तों नेफ्रॉन की संरचना, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, फिर भी अगर आप लोग देखना चाहें तो इसे देख लीजिए। जो हमारा अपवाही धमनिका होती है वह रक्त को लाने का काम करती है, व्यास में बड़ी होती है। अपवाही धमनिका अर्थात जो इफरेंट आर्टरियोल होती है वह रक्त को ले जाने का काम करती है। ये हमारी केश का गुच्छ होती है जो रक्त को छानने का काम करती है, ये हमारा ग्लोमेरुल्स कहलाती है। जो पियाली जैसी रचना होती है वो हमारा बोमेन कैप्सूल कहलाती है। ग्लोमेरुल्स बोमेन कैप्सूल के ज्वाइंट भाग को मैगपिलियन कैप्सूल कहते हैं। ये जो आगे जाकर ये कुंडली जैसी रचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल दोस्तों हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बोमेन कैप्सूल के समीप होती है। और जो दूर वाली जो रचना होती है कुंडलित या कॉइल जैसी, इसे हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, या फिर इसको हम DCT भी बोलते हैं कि डिस्टल का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों दूर, इसलिए इसे हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और इन दोनों लूपों के बीच में, इन दोनों कुंडली जैसी रचना के बीच में यू शेप का एक लूप का निर्माण होता है, जिसे हम लोग हेनली लूप कहते हैं। हेनली लूप नेफ्रॉन के खोजकर्ता फ्रेडरिक हेनली के नाम पे पड़ा था। ये जो हमारी ब्रिक नालिका है अर्थात अधिरोही चाप या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। इसमें जो होता है और भी बहुत सारी ब्रिक नालिकाएं आकर इसमें खुलती है, और इस प्रकार अनेक संग्राहक नालिकाओं के मिलने से कॉमन कलेक्टिंग डक्ट का निर्माण होता है। जब बहुत सारी ब्रिक नालिकाएं हैं या उसी को हम लोग रीनल ट्यूब बोलते हैं, वो मिल जाएगी तो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट का निर्माण करेगी। जो मूत्रवाहिनी, उसे हम लोग यूरेटर्स भी बोलते हैं, जो मूत्रवाहिनी में खुलती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग किडनी में यूरेटर्स और उसके सारे अंगों के बारे में चर्चा किए हैं, तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो हमारा मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स में खुलती है। अब हम लोग जानेंगे कि अभी तो हम जान लिए कि यूरेटर्स में खुला, तो इसमें मूत्र का निर्माण कैसे होता है और किन चरणों में होता है, तो उसकी चर्चा हम लोग देखिए कि किडनी द्वारा मूत्र निर्माण 2 चरणों में होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे 2 चरणों में होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, कोशिकाओं द्वारा हाई प्रेशर पर रक्त को छानकर नेफ्रॉन ट्यूब में भेजा जाता है। किसमें? नेफ्रॉन ट्यूब में भेजा जाता है। कोशिकाओं द्वारा हाई प्रेशर पर रक्त को छानकर नेफ्रॉन ट्यूब में भेजा जाता है। छने हुए पदार्थ को पतली निस्यंद कहते हैं। दूसरा है दोस्तों ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन। ठीक है, दूसरा हमारा ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन। तब इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसमें जो फिल्ट्रेट हुआ था वही अब नलिकाओं से होकर इस रचना में आती है। इसी समय कोशिका उन पदार्थों को शोषित कर लेती है, अर्थात जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें वह अवशोषण कर लेती है, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती उसे छोड़ देती है। आवश्यकता करने का मतलब दोस्त है ग्लूकोज, जल, मिनरल का इसका जो होता है वो अवशोषण कर लेता है। जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे वह वापस छोड़ देता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं इसमें पुनर्अवशोषण होता है। एक क्रिया और होगी दोस्तों वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्तों, 2 चरणों में नहीं 3 चरणों में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। एक क्रिया और होगी, उसे हम लोग ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। तो इसमें, या फिर हम इसे ट्यूबुलर स्रवण भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है ना, उत्सर्जित तत्व, मतलब उत्सर्जित तत्व कहने का मतलब है हानिकारक चीज़ें जो आकर हमारे अच्छे पोषक तत्वों में मिल जाती है। जैसे अच्छे तत्वों का मतलब है ग्लूकोज, मिनरल्स, ETC। तो देखिए इसे अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी उत्सर्जित तत्व छन कर जरूरी पोषक तत्वों में मिल जाते हैं। जरूरी पोषक तत्व हमारा ये है,
तो हम इस फिल्ट्रेट पदार्थ को ब्लैडर यूरिन कहते हैं, अर्थात हमारा यह फिल्ट्रेट होकर ब्लैडर यूरिन में जाता है, अर्थात मूत्राशय में जाता है। यह मूत्र नालिका से होकर गुजरता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारा यूरेटर्स में खुलता है कलेक्टिंग डक्ट, तो यह मूत्र नालिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। जो पदार्थ क्षण नहीं पाते, देखिए बहुत सारे पदार्थ हैं जो क्षण नहीं पाते, उसे रक्त के साथ इफरेंट आर्टरियोल अर्थात अपवाही धमनिका से कोशिकाओं से होते हुए पुनः रक्त में प्रवाह में पहुंच जाते हैं। जो पदार्थ क्षमता नहीं है दोस्त, उसे वापस इफरेंट आर्टरियोल क्या करता है, वापस रक्त में पहुंचा देता है। 24 आवर में मात्र 1.2 लीटर तरल भाग ही मूत्र के रूप में निकलता है। और जो मूत्र का रंग होता है दोस्त, वह पीला होता है, वह हमारा यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम बनता कैसे है दोस्त, तो रक्त के विखंडन से बनता है, अर्थात हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के टूटने से यूरोक्रोम बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे याद रखिएगा। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो हमारा यूरोक्रोम के कारण होता है। अब मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। मूत्र का जो पीएच मान है वह 6 होता है, अर्थात हमारा यह नेचर में अम्लीय होता है। उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य यूरियोटेलिक होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे है उत्सर्जन के आधार पर पूछेगा आपको मनुष्य कैसा होता है, तो आपको रखना आंसर यूरियोटेलिक। तब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्त यूरियोटेलिक क्या होता है। तो यूरियोटेलिक के बारे में देखिए, शरीर के उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जो हमारा उत्सर्जन का डिफिनेशन है दोस्तों, उपापचयी क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, वही हमारा यूरियोटेलिक होता है। अर्थात हम यूरिन अमोनिया का जो बाहर की ओर उत्सर्जित करते हैं वही हमारा यूरियोटेलिक है। और जो इन सारी चीज़ों को अपशिष्ट पदार्थों को निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मनुष्य के लिए यह बहुत ही खतरे का साबित होगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ रहा है दोस्त, इस डिफिनीशन में है शरीर की उपापचयी क्रियाओं द्वारा। उपापचयी का मतलब होता है दोस्त इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। तो आप लोग पूछिएगा कि सर उपापचयी क्या होता है, तो आइए जानते हैं उपापचयी क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जीवों के शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन, क्या जीवों के शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन जिससे जीव खुद का ग्रोथ, रिप्रोडक्शन तथा वातावरण में अपनी रचना को बनाए रखने में सक्षम हो, वही हमारा मेटाबॉलिज्म या उपापचयी कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्त, जीवों के शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे जीव खुद का ग्रोथ और अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हैं, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल कर रह सकते हैं, वही हमारा उपापचयी कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।